फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का दो पाठ भारत एक सामान्य परिचय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भारत एक सामान्य परिचय। तो भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वतमाला हिमालय स्थित है। यानी कि जो हमारा देश है भारत, वो एक विशाल देश है और इसके जो उत्तर में जो है विश्व की सबसे ऊंची और पर्वतमाला जो क्या है, हिमालय पर्वत है, उसके बारे में जो है बताया गया है। यहाँ सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की गहरी घाटियाँ है। यानी कि जो है यहीं से ये सब जो नदियाँ हैं वो इनका उद्गम स्थल है। जैसे कि सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियाँ हैं वो यहीं से निकली है और गहरी घाटियाँ बनाते हुए यहाँ से प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीन भूखंड है। यानी कि यह जो पर्वत है वो बहुत ही पुराना और बरसों पुराना जो है यह प्रायद्वीपीय पठार है। और हमारे देश में जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो देश का हमारा जो जम्मू और कश्मीर राज्य का कारगिल है वो बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। वही राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो बहुत ही गर्म यानी कि गर्म मरुस्थल है, यानी कि बहुत ही गर्म रेगिस्तान है। और मेघालय के मासीराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपको इनको याद रखना है, इनको ज़रा भी अपने दिमाग से नहीं हटाना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेघालय के मासीराम में जो है दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु मिलते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यदि आप जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो आपको जो है उधर अलग भाषाएं बोली जाती है, तो इधर अलग भाषाएं बोली जाती है। लोगों के खान पान और रहन सहन में विविधता पाई जाती है। यानी कि जो लोगों के खान पान में भी और रहन सहन में भी जो है कई प्रकार की अलग अलग विविधता पाई जाती है। ये भिन्नताएं परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है। अर्थात कालांतर में से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर विभिन्न ज़रूरतों के लिए क्या है, निर्भर है। यानी कि जो एक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है वो एक दूसरे के लिए विभिन्न ज़रूरतों के लिए क्या है, निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है। एशिया महाद्वीप के मानचित्र पर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप एक अलग और स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश दिखाई देता है। यानी कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसके मानचित्र पर जो दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि जो हमारा भारत है वो स्वतंत्र का और भौगोलिक प्रदेश जो है दिखाई देता है। इसके उत्तर पश्चिम में किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएँ और उत्तर में हिंदुकुश है। यानी कि जो इसके उत्तर और पश्चिम में जो है किर्थर और सुलेमान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और उत्तर में हिंदुकुश है। उत्तर से पूरब धनुषाकार बनावट लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। यानी कि जो ये जो धनुषाकार आकृति आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर जो है हिमालय पर्वत जो है इतने जो एरिया में जो है हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, तो इसमें आपको बताया गया है। इसके उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि जो इसका जो उत्तर पूर्व जो इलाका है यहाँ पर जो है अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ इसमें बताया गया है। अब इस बॉक्स में दिया गया है उसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है कि द्वीप किसे कहते हैं। तो इसका पहला नंबर पर आता है द्वीप। तो आपको इसको याद रखना है। आप हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊंगा, तो उसको आप जो है नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो द्वीप किसे कहते हैं। तो महाद्वीप का एक भूभाग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा होता है, जैसे अंडमान। तो महाद्वीप यानी कि जो बड़ा भूभाग है वो जो चारों ओर से जल राशि यानी कि जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे कहते हैं द्वीप। और इसके उदाहरण के लिए हम लोग अंडमान निकोबार जो बोलते हैं द्वीप, उसका उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर में। तो महाद्वीप किसे कहते हैं। तो इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि ऐसा सतत और बृहद भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। यानी कि आपको इसकी तो कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन यदि आप परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो ऐसा सतत और बृहद भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है। इस प्रकार जो है महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ें।
अब चूंकि इस परिभाषा के आधार पर एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता और एशिया और यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा जानने योग्य बात पता चला है कि जो एशिया और यूरोप को अलग नहीं किया जा सकता और एशिया और यूरोप को क्या कहा जाता है, यूरेशिया भी कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। इस परिभाषा के मापदंड के आधार पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक को ही महाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हम ध्यान से संसार के मानचित्र को देखें तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों स्थलखंड जुड़े हुए हैं और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका भी जुड़ा हुआ है। यानी कि हम जो है संसार के यदि मानचित्र को देखें तो इसमें हमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों जो स्थलखंड है, ये तीनों जो भूभाग है वो जुड़े हुए हमको दिखाई देते हैं और उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका भी इसमें जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना उचित होगा कि जिस विस्तृत और बृहत भूभाग को परंपरागत रूप से महाद्वीप की संज्ञा से जाना जाता है उसे महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि आपको बस इतना ही याद रखना है कि वह विस्तृत और बृहद भूभाग जो चारों ओर से जल राशि से घिरा उसे हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। तो जैसे आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए कि महाद्वीप किसे कहते हैं यहाँ भी, तो आपको इतना बस याद रखना है कि वह भूभाग जो विस्तृत और बृहद रूप से विशाल जल राशि से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। उसके बाद चलते हैं उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन भी बना सकते हैं और उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो भौगोलिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है जिसे जैसे प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप। जबकि ऐसा भूभाग जिसके तीन ओर से जल राशि हो उसे प्रायद्वीप कहलाता है। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक, जो भौगोलिक दृष्टि से या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से जो है महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है उसे क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप, तो यहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक महाद्वीप का एक विशिष्ट भाग है। और जबकि ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल राशि से घिरा हो, कितने ओर से, तीन ओर से जो जल राशि से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो चौथे नंबर पर आप इसको लिख सकते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जो है जल राशि से घिरा हुआ है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। जो पश्चिमी म्यांमार से बंगाल की खाड़ी से तटों से होती हुई दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय में मिल जाती है। यानी कि इसमें जो है पहले वाला जो पढ़े हैं उसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। तो मानचित्र 2.1 में काली लकीर को देखें। यानी कि जो ये मानचित्र 2.1 है भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र, तो ये जो काली लकीर है जो धनुषाकार आकृति है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। काली लकीर के द्वारा दिखाई गई ऊंची और दुर्गम पहाड़ी श्रृंखलाएं शेष एशिया को, भारत को अलग करती है। यानी कि एशिया से भारत को क्या करती है, अलग करती है। यानी कि ये जो काली जो लकीर है वो एशिया से जो है भारत को क्या करती है, अलग करती है। इस उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दक्षिणी प्रायद्वीप है। इसके किनारे से पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से उड़ती लहरें टकराती रहती है। तो इसमें बताया गया है कि जो इसके पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से उड़ती लहरें लगातार टकराती रहती। तो ये जो पश्चिम में जो अरब सागर है और ये जो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, तो उससे जो लहरें जो उठती है वो इससे जो भारत हमारा देश है उससे जो है हमेशा जो है टकराती रहती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश सभी दिशाओं से अभेद्य और दुर्गम्य है। यानी कि ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो यह प्रदेश है वो सभी दिशाओं से क्या है, अभेद्य और दुर्गम्य है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मानचित्र 2.1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी कि जो हमारा देश है भारत, वो भौगोलिक दृष्टि से एशिया महाद्वीप का एक क्या है, विशिष्ट प्रदेश है, एक अच्छा प्रदेश है। इस भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की गई है जिसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने एक विशिष्ट जलवायु भी प्रदान की है। यानी कि जो हमारा जो भारत है वो ऐसी जगह पर
इसकी बनावट है, जिसके लिए जलवायु भी प्रदान की गई है, जिसे क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि अगर हिमालय की ऊंची व लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं होती और तथा दक्षिणी भाग के दोनों तरफ समुद्र का फैलाव नहीं होता, तो उपमहाद्वीप में वर्षा कैसे होती। अब आप सोचने योग्य बात यहाँ पर यह है कि यदि जो है हमारे जो उत्तर में यदि हिमालय पर्वत जो है नहीं खड़ा होता, यदि हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची लंबी लंबी चोटी अगर पर्वत श्रृंखला नहीं होती और जो है दक्षिणी भाग पर दोनों ओर समुद्र नहीं होते, तो आप जो है कल्पना करें कि यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में वर्षा नहीं होती। उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा कौन करता है, यानी कि जो हिमालय पर्वत से जो आने वाली जो ठंडी हवा है, जो बर्फीली हवा है, उनसे जो है हमारी रक्षा कौन करता। ऐसा माना जाता है कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सिंधु, गंगा, यमुना आदि नहीं होती और न ही इनके द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान होते। यानी कि ऐसा माना जाता है कि यदि जो हमारा हिमालय पर्वत जो है नहीं होता तो उनसे निकलने वाली नदियाँ सिंधु, गंगा, यमुना आदि इत्यादि जो नदियाँ हैं वो नहीं होती और न ही इसके द्वारा जो विस्तृत मैदान हैं वो भी नहीं होते। और इस स्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता है, यानी कि यदि ऐसा कुछ हो जाता तो जो हमारा भारत देश है और जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो एक बहुत बड़ा क्या हो जाता, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में बदल जाता। सिंधु गंगा की घाटियों में प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, यानी कि जो ये जो नदियों के किनारे जो है प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। आप जो है पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इन्हीं के जो नदियों के पास से जो है जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपनी बसाहट को शुरू किया था। इतिहासकारों का यह मानना है कि 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में भ्रमण करते हुए पश्चिमी एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। तो आपको इसको याद रखना है कि लगभग 67,000 वर्ष पहले अफ्रीका से मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में पश्चिमी एशिया से उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है मनुष्य भोजन और पानी की तलाश में कहाँ से निकला था, तो वो अफ्रीका से जो है निकला हुआ था। सोचने वाली बात है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट उसे प्रत्येक दिशा से अभेद्य बनाती है, तो वे लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तो आप लोग जो है सोच कर देख सकते हैं कि यदि न तो उस समय यातायात के साधन थे और न ही कुछ ऐसी तकनीक का विकास हुआ था जिससे जो है यात्रा किया जा सके, तो सोचने योग्य बात यह है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक बनावट है तो उसे देखने से ऐसा लगता है कि जो ये तो हर दिशा से क्या है, अभेद्य और दुर्गम है। तो वे लोग जो हमारे जो पूर्वज थे तो वे यहाँ तक जो है कैसे पहुँची, ये जो है सोचने योग्य बात है। उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर में अभेद्य ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ अवश्य है, लेकिन उन्हीं जटिल पहाड़ों के बीच कई घाटियाँ और दर्रे मौजूद हैं। तो जैसे कि जो घाटी और हमने पढ़ा पीछे पढ़ा कि जो है यहाँ पर जो है कई प्रकार की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला और घाटी है और उन्हीं के बीच कई प्रकार के दर्रे भी मौजूद हैं और इन्हीं दर्रों के रास्ते मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुँचा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है दो बड़े बड़े पहाड़ हैं और इन पे जो है इस प्रकार से जो है रास्ता बनाया गया है, तो इसको खैबर दर्रा जो है बोला जाता है। पूर्वोत्तर के दर्रों से म्यांमार के शान पठार में मानव उत्तर पूर्वी इलाकों से आया और बाद में ब्रह्मपुत्र के मैदान में फैल गया। यानी कि जो मनुष्य है वो धीरे धीरे करके नदियों के किनारे जो है अपनी बसाहट को शुरू करता गया। और इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ भौगोलिक स्थितियाँ मनुष्य के लिए रुकावटें पैदा कर सकती है, वही रुकावटें उन्हें अवसर भी प्रदान कर सकती है। तो जिस प्रकार से उन्हें कई मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ा, उसी प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है मानव जीवन का विकास हुआ और धीरे धीरे ये सब जो है जीवन उनका आगे बढ़ता गया। तो इसलिए बोला गया है कि रुकावटें मनुष्य के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति है वो तो रुकावटें पैदा कर सकती है, लेकिन वही रुकावटें उन्हें अवसर भी प्रदान कर सकती है। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में आते रहे। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं अपनी अपनी संस्कृति अपनी अपनी जो टोली के साथ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते गए।
कुछ अपने से पहले बसे तो समुदाय के साथ घुल मिल गए, तो कुछ ने अपनी जो है अलग पहचान बना ली। अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का असर कालांतर में एक दूसरे पर पड़ने लगा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहाँ सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वही प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के इन्हें एक बड़े सूत्र में बांधने का काम किया। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे वो धीरे धीरे जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते गए, और जो है वो लोग जो है आकर जो है यहाँ पर बसने लगे, और धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की संस्कृति, धार्मिक जो विश्वास है वो यहाँ पर बनने लगा, और लोग जो है अपने अपने तरीक़ों से यहाँ पर जा आकर बसने लगे और अपने अपने तरीक़ों से काम करने लगे। और इस प्रकार से जो है एक बहुत बड़े सभ्यता और संस्कृति का के बीच जो है आदान प्रदान हुआ, और ये जो आदान प्रदान है वो एक साथ इनको सूत्र में बांधने का भी काम किया। उसके बाद चलते हैं स्थिति, विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच, और 67 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वोत्तरी देशांतों के बीच है। यानी कि ये जो अक्षांशीय विस्तार है, आपको इसको याद रखना है, आपको किसी भी प्रकार से इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। आप चाहे तो इसको नोट करके भी रख सकते हैं। और यह विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यानी कि जो हमारा भारत देश है वो विश्व के में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आपको इसको भी याद रखना है। और यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का लगभग 2.47% है, और आपको इसको भी याद रखना है। मतलब हम लोग जो है इसमें जितना भी पढ़ने वाले हैं, आपको इन सबको जो है आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां दूसरा बड़ा देश है। तो ये जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन से स्थान पर आता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग जो है भारत में निवास करता है, और देश को 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है, बांटा गया है, विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार से था हमारा। और इसमें जो है जानने योग्य बहुत सारी जो बातें हैं वो IMP क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि समझ ना आए तो एक बार और वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे। तो इसके बाद जो है कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा है वो ये जो रेखा गुजरी है, तो इसमें बताया गया है कि जो भारत कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो देश को लगभग 2 भागों में जो है विभाजित करती है। यानी कि ये जो कर्क रेखा है वो जो है देश को लगभग 2 भागों में क्या करती है, विभाजित कर रही है। तो आपको इसके द्वारा जो है समझने का प्रयास करते हैं। और फिर आगे चलते हैं कि अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं यह अंतर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है साल भर लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ दिन और रात अवधि क्या होता है, बराबर होता है। परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं सूर्य की किरणें का तिरछापन क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि जो है इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो भूमध्य कर्क रेखा है, तो इस जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जो है आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे जो है दिन और रात का जो अंतर इधर उधर बढ़ता जाता है, और परिणाम यह है कि दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक इसी तरह देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे क्या होता है, अंतर होता है। और 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से जाती है, और यह हमारे देश की प्रमुख प्रधान रेखा है, और इसके अनुसार देश का मानक समय निर्धारित होता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 82 अंश 30 मिनट वाली जो रेखा है वो देश के लगभग मध्य से होकर जाती है। यानी कि ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है
ये वाला वो लगभग 20 से होकर जाती है। और यही है हमारे देश की प्रमुख प्रधान देशांतर रेखा। तो इसको आपको याद रखना है कि जो हमारा प्रदेश की जो प्रमुख प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, और इसी के अनुसार ही देश का क्या मानक समय जो है निर्धारित होता है। और दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का गठन किया गया है। तो ये जो है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या पूछा जाता है कि जो ये SAARC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो है हर साल परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जो है हर साल जो है परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो सार्क है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो ये होता है सार्क का फुल फॉर्म। तो भारत में केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती है। तो भारत के केंद्रीय स्थिति मतलब जो हमारा जो देश की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ जो है हमारी जो सीमा है वो मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विषय को लेकर भारत का विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी समय से मतभेद चला आ रहा है। यानी कि जो जो सीमा के विषय में लेकर जो पाकिस्तान और चीन के साथ जो है हमारा जो देश के मतभेद वो अभी भी चला आ रहा है, और जो पुराने समय से जो है अभी भी जो है चला आ रहा है। नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है। यानी कि जो नदी के पानी के इस्तेमाल के रूप में भी देखें तो इनको भी लेकर जो है भारत का जो है हमारे देश का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ क्या है मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है। जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक है कि जो जल जो हमारी प्राकृतिक संपदा है, जो हमारा जल जो संसाधन है उसका जो है आपसी हित के लिए जो है उपयोग करना और इसके लिए विचार करना बहुत ही क्या है आवश्यक है। और जो इसका जो लड़ाई झगड़ा का जो कारण है उसका जो निदान करना वो भी आवश्यक है। उसके बाद चलते हैं कि सांस्कृतिक परिदृश्य, यानी कि जो भारत में किस किस प्रकार की जो है संस्कृति जो है पाई जाती है और किस क्षेत्र में किस किस तरह से सांस्कृतिक परिदृश्य हमको दिखाई देता है, उसके बारे में जो है चलते हैं। तो संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। तो इन सब चीज़ में जो है ये सब चीज़ जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग तरह से पाया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ जो है देखा जाए तो ये एक ही तरीके से पूरा बुना हुआ है। और सभ्यता मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति का द्योतक है। यानी कि जो हमारी जो मनुष्य की जो सभ्यता है वो भौतिक क्षेत्र के आगे बढ़ने के लिए सूचक है, जबकि जो हमारी संस्कृति है वो मानव के मानसिक जो क्षेत्र है उसकी प्रगति का द्योतक है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यानी कि जो कश्मीर से लेकर जो पूरे कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत जो है एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। तो यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो रहन सहन, संस्कृति, पहनावे ओढ़ावे, सोच विचार के जो है लोग पाए जाते हैं। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी क्या है विरासत है। तो भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो आपको इसको याद रखना है कि भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से, यानी कि हमारे जो शासन के द्वारा जो है संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। और बोले जाने वाली अन्य भाषाएं हैं लगभग 16,000 हैं, 1600 है, सॉरी मैं 16,000 बोल दिया था। तो अन्य जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो लगभग क्या है 1,600 है, यानी कि 1600 हैं। और प्रायः ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांत और समुदाय में की भाषा है। तो लगभग जो है 22 भाषाओं को तो संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, और जो है अन्य जो बची हुई भाषाएं हैं वो लगभग 1600 के आसपास हैं। और भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और
धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। तो भारत में जो है विश्व के सभी धर्म के लोग जो है और यहाँ के संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। तो आपको ये तो पता ही है। और इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। तो इनके जो अलावा यानी कि जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, इनके अलावा जो है कई आदिवासी कबीले भी हैं जो इनसे जो है हट के हैं और इनके जो है अलग और भाषाएं और इनके धर्म हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के जो धर्म की उपस्थिति है वो भारत की संस्कृति की विविधता में सतरंगी बना देती है। यानी कि बहुत ही अच्छी इसमें विविधता देखी जा सकती है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारत उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों जैसे जैसे फैलते गए, वैसे वैसे शिकार व पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ियों क्षेत्रों में जाकर बस गए। तो इसमें बताया गया है कि जब जो हमारे पूर्वज यानी कि जो आदि मानव जो लोग हैं, तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे उनमें बुद्धि का विकास होने लगा और उनको पता चला कि ये भैया हम तो खेती भी कर सकते हैं, तो जब धीरे धीरे वे लोग जो है भारत में पहुँचे और जो लोग जो है खेती करना चाहते थे वो लोग नदियों के किनारे यानी कि मैदानी क्षेत्र में फैलते गए और वैसे वैसे वो लोग शिकार करना, पशुपालन करना, इस प्रकार से जो है उनका कार्य जो है बढ़ता गया और जो भारत है वो फैलता गया। यानी कि यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति वो भी इसमें बनती गई। इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। गोंड, भीड़, संथाल, उराव, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला इत्यादि 600 से भी अधिक जो है विभिन्न जनजाति समूह पश्चिम से गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक पश्चिमोत्तर राज्य में रहते हैं। यानी कि जो पुराने जो हमारे आदिकाल से जो मानव हैं उनकी जो मानव जो समुदाय है उनकी जो संस्कृति है वो अभी तक इनमें चली आ रही है। और भारत की संस्कृति विविधता अपार है। ज़रूरत यह है कि हम चाहे किसी धर्म, भाषा या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का बराबर सम्मान करना चाहिए। तो इसमें बहुत ही अच्छा बात बोला गया है कि चाहे हम किसी भी धर्म, संस्कृति या समुदाय के हो, चाहे हम हिंदू, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो भी हो, लेकिन जो है हम एक दूसरे की जो संस्कृति है उसका बराबर से सम्मान करें और किसी भी प्रकार से मतभेद वाली बात अपने मन, मस्तिष्क, दिमाग में न रखें। तो इसी में जो है भारत की जो इसी में जो है तो बोलने का मतलब यही है कि जो भाषा और समुदाय के हों, लेकिन जो दूसरों की संस्कृति का जो है बराबर हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से था हमारा यह जो पाठ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। और मैं आशा करता हूँ आपको पाठ यह पसंद आया होगा। यदि कहीं पर जो है गलती हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना और मिलते हैं जो है अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।